हिंद। आज हम पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री के बारे में। भारत का इतिहास एवं संस्कृति, प्राचीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री के बारे में। लास्ट में हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, आप उसके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। नोट्स। भारत का इतिहास एवं संस्कृति, प्राचीन इतिहास मतलब एंशियंट हिस्ट्री। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस त्योहार को वसंत त्योहार भी कहा जाता है? होली, महाशिवरात्रि, आयुध पूजा या दिवाली को? किस त्योहार को वसंत त्योहार भी कहा जाता है? होली। होली को क्या कहा जाता है? बसंत त्योहार भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्तकी डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा किस सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई थी? क्या पूछा है? डांसिंग गर्ल। अच्छा, पूछता है एग्जाम में कि डांसिंग गर्ल नर्तकी को कहते हैं। इसकी कांस्य प्रतिमा किस सिंधु घाटी स्थल पर खोजी गई थी? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा? तो इसका आंसर है सी, मोहनजोदड़ो। ये देखते हैं, नर्तकी डांसिंग गर्ल जो है कि कांस्य प्रतिमा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई थी। हड़प्पा से एक पुरुष नर्तक की पाषाण मूर्ति प्राप्त हुई है जो कला की दृष्टि से काफी उन्नत है। सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति कला की उत्कृष्ट स्थिति थी। इस काल में अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। सिंधु घाटी के कलाकार धातु पिघलाना और दो धातुओं के संयोग से मिश्रित धातु बनाना जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? अशोक, बृहदत्त, बिंदुसार या पुष्यमित्र? क्या पूछा है? मौर्य राजवंश की। तो इसका आंसर है बृहदत्त। जो बृहदत्त थे वो क्या थे? मौर्य राजवंश के अंतिम शासक थे। देखिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में की और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे तथा इनके प्रधानमंत्री चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त थे। इन्हीं का नाम, चाणक्य का नाम ही कौटिल्य या विष्णुगुप्त। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका हुआ है कि जो अर्थशास्त्र है उसकी रचना किसने की थी? तो चाणक्य ने की थी, जिसका संबंध राजनीति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में जमदाग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? लखनऊ, वाराणसी, गाजीपुर या सीतापुर? इसका आंसर आप हमें बताइए। आप देख सकते हैं कि जितने क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, और स्पेशली आपको कांस्टेबल या यूपीएससी या लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर अपने आप को टेस्ट यहाँ पर आकर एक बार करिए। देखिए आप कितनी क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे हैं, और आप अगर नहीं दे पा रहे उस क्वेश्चन के आंसर तो उसको आप नोट करिए, अपनी कॉपी में नोट करके लिख लीजिए उस क्वेश्चन का आंसर। तो हम देखते हैं, इसका आंसर है बी, गाजीपुर में। कहाँ है? गाजीपुर में। प्राचीन भारत में जमदाग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? गोपाल, धर्मपाल, नंदपाल, नंदलाल या देवपाल? तो इसका आंसर है गोपाल। पाल वंश राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? गोपाल। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। इसकी राजधानी मुंगेर थी। इस वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग आने वाले हर एक एग्जाम में पूछ ही देता है। आपको पता होगा कि अगर आप बनारस से होंगे तो सारनाथ यहाँ घूमने सभी लोग ही जाते हैं। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। यहाँ पर सारनाथ से कौन कौन है कमेंट में हमें बताइएगा। चलिए देखते हैं, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने सांसारिक समस्याओं से व्यवस्थित होकर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था। कब? 29 ईयर में। यह घटना बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन पूछता है कि जो बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध थे, उन्होंने जब अपना घर त्यागा था तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। 35 वर्ष की आयु में उर्वेला में वट को पीपल कहते हैं। वृक्ष के नीचे निरंजना नदी पर, इंपॉर्टेंट है, के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन, ये भी इंपॉर्टेंट है, वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए थे। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ के ऋषिपट्टनम, पहले सारनाथ को ऋषिपट्टनम कहते थे, में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। ये भी पूछता है कि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। और उन्होंने अपना घर त्यागा था उसको किस नाम से जानते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं।
बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। उन्होंने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया था। इन्होंने किस लैंग्वेज में अपना जो उपदेश था दिया था, तो पाली लैंग्वेज में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तो यह आयोजित की गई थी यांगून, वैशाली, राजगीर या पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र में। देखिए, सम्राट अशोक के शासन में तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन 251 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र शहर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने की थी। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। कुल 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। आखिरी संगीत का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए कि जो मगध में हुई थी, मगध को अब किस नाम से जानते हैं? पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार या आंध्र प्रदेश? इसको हम बिहार बिहार के नाम से जानते हैं। किस नाम से? बिहार के नाम से जानते हैं। देखिए, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जिसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। वर्तमान बिहार में राज्य की पटना बिहार राज्य की पटना तथा गया जिले मगध महाजनपद के हिस्से थे। अब पटना स्टेशन पर उतरेंगे तो देखेंगे वहां का अशोक से संबंधित बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या सरस्वती? ये हुई है सरस्वती नदी पर। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई है। वैदिक सभ्यता के दौरान ही वेदों की रचना हुई थी। भारतीय विद्वान तो इस सभ्यता को अनादि परंपरा द्वारा आया मानते हैं। अधिकतर विद्वान वैदिक सभ्यता को जो काल है 1500 से 500 बीसी के मध्य मानते हैं। ये जो रहता है ना 1500 बीसी से 500 बीसी, आप सोच रहे होंगे कि 500 बीसी से 1500 होना चाहिए। नहीं, जो बीसी हम लोग जो पढ़ रहे हैं इस टाइम हम लोग जो चल रहे हैं वो एडी चल रहे हैं, और जो बीसी होता है वो उल्टा चलता है। जैसे 1500 के बाद 1400 आएगा, 1300 आएगा, 1200 आएगा, 1900, ऐसे उल्टा चलता था। इस काल में हिंदू धर्म की नींव पड़ी थी। वेदांग सूत्रों की रचना, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, इन वैदिक ग्रंथों को व्यवस्थित करने का काम इसी काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गच्छा नामक संगठन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? देखिए, पूछा हुआ यूपीएससी के क्वेश्चन में। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या सिख धर्म? ये संबंधित है जैन धर्म से। जो गच्छा नामक संगठन है वो किससे संबंधित है? जैन धर्म से। गच्छा नामक संगठन जैन धर्म से संबंधित है। गच्छा जिसे वैकल्पिक रूप से गच्छ कहा जाता है। जैन धर्म के मूर्ति पूजक श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी थे। इस शब्द का प्रयोग दिगंबर में भी किया जाता है। जैन ग्रंथों में 84 गच्छों की संख्या का जिक्र मिलता है। गच्छा का शाब्दिक अर्थ होता है जो एक साथ यात्रा करते हैं, उन्हें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजीरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था? केरल, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु? तो ये है केरल से। प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजीरिस किस भारतीय राज्य से संबंधित था? तो केरल से। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मुजीरिस केरल राज्य के मालाबार तट पर स्थित एक प्राचीन समुद्री बंदरगाह है। प्राचीन समय में यह दक्षिण भारत तथा मिस्र, यूनान, रोम के मध्य मसाले के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा या देवी काली ने दिया था? तो इसका आंसर है भगवान ब्रह्मा ने दिया था। किसने दिया था? ब्रह्मा जी ने दिया था। देखिए, दशाश्वमेध घाट, ये दशाश्वमेध घाट कौन कौन घूमा है हमें बताइएगा आप कि आप में से कौन कौन आया। बहुत अच्छी जगह जाना चाहिए, बहुत शांति मिलती है वहां पर। काशी में गंगा तट पर 4 किलोमीटर में बसे 84 घाटों में से एक है। दशाश्वमेध घाट का शाब्दिक अर्थ होता है 10 घोड़ों का बलिदान। इसका अर्थ ही होता है, दशाश्वमेध का मतलब होता है कि 10 अश्वों का वध। देखिए, मेद मतलब मेद मतलब कि अश्व, ये क्या है? 10। देखिए, इसका मतलब होता है 10। इसको आप रटने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी समझ सकते हैं। 10 अश्व मेद मतलब होता है बलिदान, तो 10 जो घोड़ों का बलिदान है वो दशाश्वमेध घाट कहलाता है। और इसमें किसने दिया था? ब्रह्मा जी ने। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इस घाट पर दशाश्वमेध यज्ञ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था? हर्षवर्धन, बिंदुसार, अनिरुद्ध, वासुदेव? तो इसका आंसर है बी, अनिरुद्ध ने। दशाश्वमेध घाट वाराणसी
कि गंगा तट पर 4 किलोमीटर बसे 84 की घाटों में से एक है। दशाश्वमेध का शाब्दिक अर्थ होता है 10 घोड़ों का बलिदान। लग रहा है इसका एक्सप्लेनेशन पीछे वाला ही आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई है। किस नदी के तट पर विकसित हुई है? अच्छा यही तो था। तो ये सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई है। किस पे? सरस्वती नदी के तट पर। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई है। वैदिक सभ्यता के दौरान ही वेदों की रचना हुई है। भारतीय विद्वान तो इस सभ्यता को अनादि परंपरा द्वारा आया मानते हैं। अधिकतर विद्वान वैदिक सभ्यता का काल 1500 बीसी से 500 बीसी के मध्य मानते हैं। क्वेश्चन लग रहा है रिपीट हो गया है। हड़प्पा सभ्यता में गढ़ी जगह किस के लिए जानी जाती थी? वहां अच्छा, हड़प्पा सभ्यता में जो गढ़ी जगह थी, गढ़ी एक जगह का नाम है, वो किस लिए जानी जाती थी? वहां उच्च वर्ग के लोग बसते थे, वहां पुस्तक रखी जाती थी, वहां पूरे शहर के लिए भोजन तैयार किया जाता था, या वहां निचले वर्ग के लोग बसते थे? तो इसका आंसर है कि हड़प्पा सभ्यता में गढ़ी जगह जो है वहां पर उच्च वर्ग के लोग, जैसे जनरल कास्ट के लोग बसते थे, उसे हम गढ़ी के नाम से जानते थे। देखिए, सिंधु सभ्यता की बसावट ज्यादातर दो भागों में बटी थी। पहला दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र, जहां उच्च वर्ग रहता था। कहाँ रहता था? उच्च वर्ग। तथा दूसरा नगर क्षेत्र था, जहां सामान्य वर्ग निवास करता था। नगर क्षेत्र सामान्यतः दुर्गीकृत नहीं होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अनिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी? अनिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी? राष्ट्रकूट, पाल राजवंश, मित्रका राजवंश या सोलंकी राजवंश? तो इसका आंसर है डी, सोलंकी राजवंश। नेक्स्ट देखिए, अनिलवाड़ जो है सोलंकी राजवंश की राजधानी थी। राष्ट्रकूट, मित्रका, पाल, सोलंकी। इसकी राष्ट्रकूट की राजधानी जो थी मान्यखेत थी। मित्रका की जो राजधानी थी वल्लभी थी। पाल की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? मुंगेर थी। सोलंकी की राजधानी थी अनिलवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्यकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? कुंभोज, कन्नौज, कन्याकुमारी या कांचीपुरम? तो इसका आंसर है सी, कन्नौज। क्या है? कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। कान्यकुब्ज गंगा नदी के किनारे स्थित कन्नौज का प्राचीन नाम है। कान्यकुब्ज का प्राचीन नाम महोदय था। इसका पुराना नाम क्या है? तो महोदय है। वर्तमान में कन्नौज के रूप में विकसित यह शहर गुलाब जल, इत्र, तंबाकू और अपना सुगंधित वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कालिदास के मालविका अग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र किसका पुत्र था? अग्निमित्र जो था वो किसका पुत्र था? पुष्यमित्र, बिंदुसार, कनिष्क या अशोक का? तो ये था अग्निमित्र। से नाम ही समझ में आ रहा है। एक ही ऑप्शन में है पुष्यमित्र। इसी का नाम क्या था? जो पुष्यमित्र था उसी के पुत्र का नाम अग्निमित्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि कालिदास द्वारा रचित कवि का ये भी पूछ सकता है कि मालविकाग्निमित्रम एक किसके द्वारा रचित रचना है? तो ये है कालिदास के द्वारा। नायक विदिशा के राज्यपाल पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र थे तथा इस रचना की नायिका जो थी वो मालव देश की राजकुमारी मालविका थी। यह श्रृंगार रस प्रधान 5 अंकों का नाटक है। कालिदास की प्रथम नाट्य कृति है। वस्तुतः यह नाटक राजमहलों में चलने वाले प्रणय षड्यंत्रों का उन्मूलक है तथा इसमें नाट्य क्रिया का समग्र सूत्र विदूषक के हाथों में समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? गौतम, पतंजलि, बद्रयान, कपिल ऋषि? तो इसका आंसर है डी, कपिल ऋषि। देखिए, कपिल ऋषि को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। यह अद्वैत वेदांत के विपरीत मान्यता रखने वाले दर्शन, जिसका शाब्दिक अर्थ है संख्या संबंधी या विश्लेषण। इन्होंने सर्वप्रथम विकासवाद का प्रतिपादन किया और संसार को एक क्रम के रूप में देखा। गीता में इनको श्रेष्ठ मुनि कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था? कपिलवस्तु, मगध, अंग या गांधार? तो इसका आंसर है ए, कपिलवस्तु। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध के प्रवर्तक जो 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन थे, साक्यगढ़ के मुखिया थे। कहाँ के थे मुखिया थे? साक्यगढ़ के। इनकी माता महामाया कोली वंशी थी। इनका लालन पालन विमाता प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में शाक्य वंश की कन्या यशोधरा से हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था और बाद में यशोधरा और राहुल दोनों लोग क्या बन गए थे? भिक्षु बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोम ऋग्वैदिक युग के नर देवता के देवता थे। जो सोम था उसमें ऋग्वैदिक युग के जो नर देवता थे वो कौन थे? पौधों के, अच्छा सोम देवता किसके मतलब देवता थे? पौधों के, ज्वालामुखी के, आंधी तूफान के या युद्ध के? तो ये थे पौधों के देवता थे। किसके देवता थे? पौधों के देवता थे। ऋग्वैदिक लोग प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उसकी पूजा करते थे। प्रारंभ में आर्यों के
प्रमुख देवता वरुण थे, लेकिन ऋग्वेद की रचना काल तथा इंद्र सर्वप्रथम देवता लेकिन ऋग्वेद के रचना काल में इंद्र सर्वप्रथम देवता हो गए थे। ऋग्वेदिक में 33 देवताओं का, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख है। इस काल में इंद्र को युद्ध का देवता तथा वर्षा का देवता माना जाता था। सोम को वनस्पति देवता तथा उषा को प्रगति एवं उत्थान देवता, अश्विनी को विपत्ति हरण देवता, पूषण को पशु देवता और मारुत को आंधी तूफान का देवता। मारुत उनका मारुति नंदन हनुमान जी का नाम है ना। विष्णु को विश्व के संरक्षण और पालनकर्ता का देवता, देव देव को आकाश का देवता, सबसे प्राचीन रुद्र को संहारक देवता के रूप में माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में जमदाग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में, क्वेश्चन आ चुका है, गाजीपुर में था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे, गोपाल, धर्मपाल, नंदपाल या देवपाल। तो ये थे गोपाल, ये भी क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है, किसने मगध की राजधानी राजगृह के से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, बिंबिसार, चाणक्य, अशोक या अजातशत्रु। तो इसका आंसर है अजातशत्रु ने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र की थी, अजातशत्रु ने की थी। अजातशत्रु ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र के रणनीतिक महत्व के कारण उसकी किले बंदी की। कालांतर में उसके पुत्र उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ, लुम्बिनी, बोधगया या कुशीनगर में। तो हो चुका है, सारनाथ में दिया था। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे, देखिए 23वें तीर्थकार कौन थे और 24वें कौन थे। तो जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे वो थे पार्श्वनाथ। कौन थे, पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे। 24वें कौन थे, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार जो थे पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम वामा था। इनका समय महावीर स्वामी के से 250 वर्ष पहले माना जाता है। पार्श्वनाथ की तपस्या के 84वें दिन सम्मेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह का प्रतिपादन किया। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, सत्य, अहिंसा, आस्ते और अपरिग्रह। इन्होंने भिक्षुओं को श्वेत वस्त्र पहनने का आदेश दिया। महावीर स्वामी के 24वें तीर्थकार थे, यहाँ आ गया। इन्होंने ही 5वें महाव्रत ब्रह्मचर्य का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद है, कुल वेदों की संख्या कितनी है, तो आपको बता देना चाहिए कि कितने वेद हैं प्राचीन साहित्य में। तो इसमें है 4 वेद। कौन कौन सा है आपको पता है, चलिए देखते हैं। देखिए वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वेदों की संख्या 4 है, वेदांगों की संख्या 6 है, पुराणों की संख्या 18। इसको आप नोट कर लीजिएगा। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, एक इसमें आ गया। सबसे बाद का वेद क्या है, अथर्ववेद है। 2 वेद बचा, कौन कौन सा, एक हम आपको बता दे रहे हैं, सामवेद। अब एक वेद का नाम आप हमें कमेंट में बताइए। वेदों की संख्या कितनी थी, 4, वेदांगों की संख्या 6 और पुराणों की संख्या 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक निम्नलिखित शहरों में से किसके अवशेष जो है वो पाकिस्तान में, किसके पाकिस्तान में है, हड़प्पा के, मोहनजोदड़ो के और कालीबंगा के। तो इसका जो हड़प्पा है वो उसका पाकिस्तान में मिलता है और जो मोहनजोदड़ो है उसका भी पाकिस्तान में मिलता है, कालीबंगा का नहीं मिलता है। कालीबंगा तो गुजरात में है ना, कालीबंगा का जो अवशेष था वो गुजरात में मिला था। तो ए और बी कहाँ है, इसमें बी ऑप्शन इसका सही है। देखिए हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित पूरा स्थल है। मोहनजोदड़ो मुर्दों का टीला, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मुर्दों का टीला, एक सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित था। इसकी खोज का श्रेय रखाल दास बनर्जी, बहुत बार पूछता है रखाल दास, इसको आरडी बनर्जी भी कहते हैं, आरडी बनर्जी भी आता है। तो आरडी बनर्जी को प्राप्त है। कालीबंगा राजस्थान के कालीबंगा जो था वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता के अन्य भारतीय स्थल रोपड़ पंजाब, लोथल गुजरात, तो गुजरात में लोथल था, याद रखिएगा। बनावली हरियाणा, रंगपुर गुजरात, उसके बाद सूरकोटदा गुजरात में, धौलावीरा गुजरात में, राखीगढ़ी हरियाणा में, दायामाबाद महाराष्ट्र में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, मांडा जम्मू कश्मीर में है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, तो ये तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यह भारत का आदर्श वाक्य है, राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा हुआ होता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को सारनाथ वाराणसी के अशोक स्तंभ से लिया गया है।
सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन है? आपको पता होना चाहिए। महाभारत से अष्टाध्यायी, रामायण या महाभारत? तो ये सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? रामायण है। रामायण तथा महाभारत दोनों ही 400 ईस्वी पूर्व में क्रमशः वाल्मीकि तथा वेद व्यास द्वारा रचित ग्रंथ है, परंतु कालक्रम के अनुसार रामायण का काल महाभारत से पहले आता है। इसके अलावा राम का जिक्र महाभारत में भी होता है, इसलिए रामायण क्या है? सबसे पुराना है। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, बिंदुसार ने या कौटिल्य ने? तो इसका आंसर है अशोक ने। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। सांची स्तूप भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के ने 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में कराया था। यह प्रसिद्ध स्तूप, जिसका भव्य तोरण द्वार उन पर की गई जगत प्रसिद्ध मूर्तिकारी, भारत की प्राचीन कला तथा मूर्ति कला के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। सांची की स्थापना तथा बौद्ध धर्म व उसकी शिक्षा के प्रचार प्रसार में मौर्य काल के राजा अशोक का सबसे बड़ा योगदान रहा। धर्म व पर्यटन के संगम सांची को 1989 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया। सांची रायसेन जिले में स्थित तथा यह भोपाल से 46 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु या कालाशोक? तो इसका आंसर है डी, कालाशोक। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? कालाशोक था। बिंबिसार का शासन 544 ईस्वी से 492 ईस्वी पूर्व, अजातशत्रु का शासनकाल 492 से 60, उदयन का शासनकाल 460 से 444 तथा कालाशोक का शासनकाल जो था 412 से 345 ईस्वी पूर्व था। उपयुक्त कालानुक्रम को देखने से विदित है कि कालाशोक मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट था एक प्रसिद्ध था, मतलब आर्यभट्ट एक किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? चिकित्सक थे आर्यभट्ट, खगोलवेत्ता थे, चित्रकार थे या वैज्ञानिक थे? तो जो आर्यभट्ट थे वो क्या थे? खगोलवेत्ता थे। देखिए, आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान खगोलवेत्ता, ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। इन्होंने मात्र 23 वर्ष की अवस्था में आर्यभट्टियम ग्रंथ लिखा था। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली का विकास किया था। साथ में यह भी बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है। इन्होंने सबसे ही पहले बताया था। इन्होंने सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण होने के वास्तविक कारण पर प्रकाश डाला। खगोल शास्त्र में इनके अभूतपूर्व योगदान के कारण भारत का प्रथम उपग्रह भी आर्यभट्ट के नाम पे ही रखा गया था। प्रथम, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए कि भारत का प्रथम उपग्रह का क्या नाम था? तो आर्यभट्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक कथा किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से, बाल गंगाधर तिलक से, छत्रपति शिवाजी से या गांधी जी से? तो आपको पता होना चाहिए कि जो जातक कथा है वो हमारे गौतम बुद्ध जी से संबंधित है। जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की लोकप्रिय कहानियां हैं, जिन्हें बौद्ध धर्म के सभी मतों में संरक्षित किया जाता है। इसमें 35 कहानी, कितनी कहानी है? 35, जिनका संकलन उपदेश देने के लिए किया गया था। इनकी रचना समय 3री शताब्दी के समय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार भारत के बाहर से आने वाले और भारत में बसने वाले कौन थे? सबसे पहले भारत से जो भारत के बाहर के थे कौन आया था और आकर भारत में बस गए थे? मुगल, अफ्रीकन, आर्य या अंग्रेज? तो अंग्रेज तो बहुत बाद में आए थे। सबसे पहले कौन आए थे? आर्य, इसीलिए आर्यावर्त कहते हैं ना। तो एक है, सबसे पहले कौन आए थे भारत में? आर्य आए थे। पहली बार भारत में आकर बसने वाले लोग आर्य थे, जिनका अस्तित्व 1500 से 600 ईस्वी पूर्व तक रहा। भारत में 1526 ईस्वी में मुगल आए थे। उसके बाद 1608 में सॉरी ये आए थे, अंग्रेज आए थे। अंग्रेज में सबसे पहले कौन आया था, बता सकते हैं? तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यहाँ पर नाम आ गया। अगर आप ध्यान से मेरे पीछे बातों को सुने होंगे तो उसमें हम आपको कुछ होमवर्क दिए थे, तो आप उसे भी देखकर बता सकते हैं। वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा था? कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद सनातन धर्म, हिंदू धर्म का आरंभिक स्रोत है। ऋग्वेद को दुनिया के सभी इतिहासकार हिंदू यूरोपीय भाषा परिवार की सबसे पहली रचना मानते हैं। इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं, जिनमें देवताओं की स्तुति क्या की गई है। भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग कब से संकेत हैं? आर्यों के काल से, वैदिक काल से, मौर्यों के काल से या कुषाण के काल से? तो जो भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई थी वो आर्य ही जब सबसे पहले आए थे उसी समय से है। भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ आर्यों के काल से माना जाता है। उत्तर वैदिक काल के आते आते यज्ञ, पूजा तथा अन्य धार्मिक कार्यकांड भी होने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उपनिषद किसकी व्याख्या करता है? आर्यों के दर्शन और सिद्धांत की व्याख्या करता है, आर्यों की कानून व्यवस्था की करता है, आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था की करता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है ए, आर्यों के दर्शन और सिद्धांत की व्याख्या करता है। उपनिषद भारत के अनेक दार्शनिक ऋषि मुनि के
अनेक वर्षों के गंभीर चिंतन मनन का परिणाम है। पर उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, जिनकी संख्या कितनी है? 108 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। यह मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं, जो आर्यों के दर्शन और उनके सिद्धांतों का वर्णन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, स्टॉप। थैंक यू सो मच। यहाँ पर आपको पेपर खत्म होता है, जो पुराना जब जो जितने सारे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, ये आज का आपका होमवर्क है। इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए। सबको जो जो भी पढ़े हुए हैं, आप ये सिर्फ और सिर्फ आपके रिवीजन के लिए, आप इसके आंसर को या तो कमेंट में बताइए, या तो अपने कॉपी में लिखिए, या अपने मन में उसको बोलिए और देखिए आपने कितने क्वेश्चन सही किए। जो नहीं सही है, उस क्वेश्चन को नोट करिए और उसके बाद उसको अपने कॉपी में उसके एक्सप्लेनेशन को भी नोट करिए। आपके एग्जाम के लिए देख रहे हैं कि जितने भी सारे एग्जाम हो रहे हैं, उसमें लगभग पीवाईक्यू ही पूछते हैं, और मैंने जितना क्वेश्चन कराया है 55, वो सारे पीवाईक्यू ही थे। तो आज का ये आपका होमवर्क है। आपको अगर ध्यान से सुने होंगे तो इसका आंसर दे पाएंगे। अगर आप इसका आंसर नहीं दे पा रहे तो प्लीज वीडियो स्टॉप करिए, पीछे जाइए और उसका आंसर देखिए, फिर उसको याद करिए और उसके बाद इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? महाभाष्य, अष्टाध्यायी, रामायण या महाभारत? बता चुके थे आपको। वेदों में से सबसे प्राचीन कौन सा है? वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? अभी जस्ट ही बताए थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो थैंक यू सो मच क्लास देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।